मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, दिल्ली वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित यहां के सांसद और मेरे मित्र श्रीमान रमेश विधुड़ी जी, विधुड़ी आ गया हो, ताली बजाइए रमेश जी के लिए जोर से जरा। राज्यसभा के सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल जैन जी, पूर्व प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी, हमारी लोकसभा के प्रभारी राजीव बब्बर जी, दिल्ली के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री अजय महावर जी, बहन योगिता सिंह जी, गजेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र सोलंकी जी, ब्रह्म सिंह तंवर जी, सत्य प्रकाश राणा जी, आजाद सिंह जी, सत्येंद्र चौधरी जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, हमारे प्रत्याशी, आगे आइए, हमारे प्रत्याशी रामवीर विधुड़ी जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं कालका जी मंदिर, छतरपुर की आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, इस्कॉन मंदिर, सिद्धपीठ योग माया मंदिर और राधा स्वामी सत्संग न्यास को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव के अंदर 25 तारीख को रामवीर विधुड़ी जी के नाम के सामने एक कमल का निशान है, उस पर आप सबको वोट दबाना है। जब कमल के निशान पर वोट दबाएं, बटन दबाए, तब एक बात याद रखना, रामवीर जी को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा, तीसरी बार। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे देश के अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। भाइयों बहनों, आज जब मैं आया हूं तब 5 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। आज 5वें चरण का मतदान था, मगर 4 चरण का तो मेरे पास हिसाब किताब है। 4 चरण में क्या परिणाम आया जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 4 चरण में मोदी जी पूर्ण बहुमत 270 सीटें प्राप्त कर चुके हैं। 5वां, 6ठा, 7वां मोदी जी को 400 पार कराएगा। भाइयों बहनों, मैं दिल्ली वालों को आज मन से पूछने आया हूं, मुझे बताओ भाई, ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता पूरे देश को डरा रहे हैं।
कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए। पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे, ये हमारा वादा है। भाइयों बहनों, एक खड़गे जी कहते हैं दिल्ली और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है। भाई मुझे बताओ, एक कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो जरा। खड़गे महाराज 80 पार कर गए, मगर आप भारत को जान नहीं पाए। ये दिल्ली का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह संभाल कर रखी। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, दिल्ली वालों ने 7 की 7 सीटें दे दी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और कश्मीर, लाल चौक, जहां तिरंगा नहीं फहरता था, वहां भारत का तिरंगा फहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये राहुल बाबा पार्लियामेंट में मुझे कहते थे 370 मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, 5 साल, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने की। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और भाग जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी ने। भाइयों बहनों, अब परिवर्तन देखिए। पहले आजादी के नारे हमारे कश्मीर में लगते थे, अब आजादी के नारे पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में लगते हैं। भाइयों बहनों, पहले पथराव यहां होता था, आज वहां स्ट्राइक हो रही है। भाइयों बहनों, पहले यहां टूरिस्टों को आने नहीं देते थे, वहां आटे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, आटा खाने के भी लाले पड़े हुए। ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के कारण आया है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं हम अगर वापिस आएंगे तो 370 को वापिस लाएंगे। आप चाहते हो 370 वापिस आए? जरा जोर से बोलो, चाहते हो? भाइयों बहनों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। ये राहुल बाबा कहते हैं हम आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। मोदी जी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीए लेकर आए। ये राहुल बाबा कहते हैं हम सीए को निरस्त कर देंगे। भाइयों बहनों, ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता, उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। भाइयों बहनों, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ के गांवों को मोदी जी की सरकार आने के पहले सम्मान मिलता था क्या? जरा जोर से बोलो, गांवों में सम्मान मिलता था क्या? गांव की सुविधा को हमारे रमेश विदुड़ी ने झगड़ा कर गांव में सुविधा पहुंचाने का काम किया। और अब
रामवीर विदुड़ी इसको आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, दिल्ली में केजरीवाल जी चुनाव के लिए जेल से बाहर आए हैं अभी अभी। मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। वो नौकरी छोड़कर एनजीओ बनाए और शपथ ले लेकर बच्चों की कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति गंदी है। और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आप पार्टी बना दी, अन्ना को बेचारे को रालेगांव सिद्धि भेज दिया। ये झूठ बोले। वो कहते थे मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसमें भी यू टर्न लिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में दिल्ली में की सरकार कांग्रेस की गिराकर इनको जेल में डालेंगे। आज सत्ता के लिए वो ही कांग्रेस की गोदी में बैठकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वीवीआईपी सुविधा नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली, और एक बंगले से पेट नहीं भरा, 125 करोड़ का शीश महल बना दिया। 125 करोड़ का शीश। अगर केजरीवाल जी, मेरा एक ही निवेदन है, दिल्ली की 7 लोकसभा के प्रतिष्ठित डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार, इस प्रकार के 100 लोगों को आपका शीश महल एक बार दिखा दो, जरा ताकत है तो। भाइयों बहनों, कोई अरबोपति का भी बंगला जैसा नहीं होता, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना बंगला बनाया है। मैं आज केजरीवाल जी को पूछने आया हूं, जन लोकपाल बिल आप लाने वाले थे, बिल ऐसा बनाया, ढकोसले जैसा बिल बनाया। लोकपाल के बिल को डाइल्यूट करने का आपने काम किया। शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस आप रजिस्टर करने वाले थे, वो तो नहीं किया। आपके सामने भ्रष्टाचार का केस रजिस्टर हो गया और आपको जेल में जाना पड़ा। और मित्रों, वो कहते थे मैं भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दूंगा। कांग्रेस, लालू जी, डीएमके, तृणमूल, ये सभी भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ वो बैठे हैं। भाइयों बहनों, इनका भ्रष्टाचार का सूची बहुत बड़ा है। मैं पूछता हूं, आप नाम बोलना जरा, मैं पूछता हूं शराब घोटाला किसने किया? ऐसे नहीं, एक एक कर कर पूछता हूं। 2875 करोड़ का शराब घोटाला किसने किया? 78,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किसने किया? 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण का घोटाला किसने किया? 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला किसने किया? लैब एक्सरे का 4,000 करोड़ का घोटाला किसने किया? गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला 2,000 करोड़ का किसने किया? बस खरीदी का 1,000 करोड़ का घोटाला किसने किया? और 125 करोड़ का शीश महल किसने बनाया? अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है, 7 घोटालों की जांच बाकी। भाइयों बहनों, इनके जैसा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। भ्रष्टाचार के कारण लालू जी भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। जयललिता भी जेल में गई, इस्तीफा देकर गई। और मंत्री भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। ये एक नेता ऐसे है जो जेल में तो गए मगर मुख्यमंत्री बने रहे। केजरीवाल जी, फेविकॉल चिपका कर सीएम की कुर्सी पर बैठे हो। 1 तारीख को 7 की 7 सीटें
भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, फेविकॉल उखड़ जाएगा। भाइयों बहनों, इस प्रकार के दंभी व्यक्ति को एक्सपोज करने का समय आ गया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन कर मुख्यमंत्री बने और दिल्ली में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने का काम किया। इनको एक्सपोज कर देना चाहिए। महिला सुरक्षा पर मैं कोई बात करना नहीं चाहता, वरना केजरीवाल जी रूठ जाएंगे कि भाई निजी आरोप करते हैं। मगर भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मुख्यमंत्री आवास में किसी राज्यसभा सांसद महिला का पिटाई हो, वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, केजरीवाल जी ऑड इवन में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं ऑड दिन होता है तो वो भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट लेकर भाषण करते हैं, और इवन दिन होता है तो सभी भ्रष्टाचारियों को मिलकर घमंडिया गठबंधन बनाते हैं। ऑड डे पर दिल्ली का मालिक बनते हैं, इवन डे पर देश का मालिक बनने का स्वप्न देखते हैं, और ऑड दिन पर सबका इस्तीफा मांगते हैं, और इवन डे पर अपना इस्तीफा दिए बगैर जेल में चले जाते हैं। भाइयों बहनों, एक केजरीवाल की सरकार 3G सरकार है। पहला जी है घोटालों का, दूसरा है घूसखोरी का, और तीसरा है घपलेबाजी का। ये केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार बताने वाले आज कट्टर बेईमानी के रास्ते पे चल गए हैं। भाइयों बहनों, दक्षिणी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का मुद्दा बड़ा था। मैं आज मेरे भाई रमेश विधुड़ी की एक बात बताना चाहता हूं। मेरे गृह मंत्री बनते ही इतना पीछे पड़ गए, परिणाम देखिए, आज 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने, और 60 लाख निवासियों को फायदा होने वाला है। जहां झुग्गी वहां मकान, 3000 फ्लैट हम आवंटन कर चुके हैं, और कुछ अनधिकृत कॉलोनियां रह गई है। मैं आज एक मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, 2026 तक सभी अनधिकृत कॉलोनियों को हम अधिकृत कर आपको मालिक बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, देश भर में गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त दवाई, इलाज, ऑपरेशन नरेंद्र मोदी जी कराते हैं। दिल्ली में भी कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? यहां ढेर सारे दिल्ली वासी ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। कोई बिहार से आया, कोई पूर्वांचल से आया, कोई यूपी से आया, कोई उत्तराखंड से आया। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली के अस्पतालों में दाखिल नहीं है, उसके पास बेचारे को यूपी का कार्ड है, यहां दवाई नहीं होती है। ये केजरीवाल जी मोदी जी की लोकप्रियता के डर से पूरा आयुष्मान भारत योजना रोक कर रखे हैं। इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाकर 7 की 7 दे दो। मैं वादा कर जाता हूं, 6 महीने में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को हम जमीन पर उतार देंगे। भाइयों बहनों, यहां पर सीवरेज सिस्टम नहीं है, दिल्ली सरकार ने बनाना है। सरकारी अस्पताल नहीं है, दिल्ली सरकार ने बनाना है। महिला क्लिनिक ने कोई सुविधाएं नहीं है, कोई बारात घर नहीं है, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है। एक ही पार्क बना जो भाजपा के कार्यकाल में बना। विपक्ष ने विधवा और वृद्ध पेंशन केजरीवाल जी ने बंद किया हुआ है, और 7 सालों से रेशन कार्ड भी नहीं बना है। और आपके सारे कार्यकर्ता टैंकर माफिया बनकर
दक्षिण दिल्ली की पब्लिक का खून चूसने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो केजरीवाल दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हैं, दिल्ली के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एडवर्टाइज में खर्च करते हैं। मैं आज इनको पूछना चाहता हूं, सीवर सिस्टम, सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक ठीक करना, ओल्ड एज होम, बारात घर, ट्रैफिक, पीने का पानी, विधवा और वृद्धों का पेंशन और राशन कार्ड बनाना केजरीवाल आपकी जिम्मेदारी है। आपसे नहीं बनता है तो छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी ये सब कर कर देगी। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 6 लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 500 दिन में बनाया, 7,700 करोड़ से अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली के लिए रिंग रोड के रूप में बनाया, 13,000 करोड़ से 150 किलोमीटर दिल्ली सहारनपुर सिग्नल फ्री कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, 920 करोड़ से प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया, कुंडली से पलवल को जोड़ने वाला 6 लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पूरा किया, महरौली बदरपुर रोड का चौड़ीकरण किया, सिग्नल मुक्त कॉरिडोर यमुना किनारे बनाया, आनंद बिहार बस टर्मिनल से पीरागढ़ी तक 30 किलोमीटर का रोड बनाया, द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया और इसके साथ साथ मोदी जी ने पूरे एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर हमारा यशोभूमि भी दक्षिणी दिल्ली में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी। 850 एकड़ में इकोलॉजिकल पार्क बन रहा है और आईजीआई हवाई अड्डा, 4 रनवे और 1 एलिवेटेड टैक्सी वाला देश का पहला हवाई अड्डा बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। 8,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अस्पतालों के लिए खर्च करने का काम किया है। मैं आज केजरीवाल को कहने आया हूं कि भैया, मैंने तो हिसाब दे दिया, आप आपका हिसाब लेकर कब आओगे? अरे मोदी जी को आपका जय श्री राम मैं पहुंचा दूंगा, मगर केजरीवाल से हिसाब मांगोगे या नहीं मांगोगे? देखो भाई, 1 तारीख से पहले मांगना, नहीं तो फिर तिहाड़ में जाना पड़ेगा आपको। 1 के पहले मांगना, जरा मांगोगे क्या? भाइयों बहनों, अंत में मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से कांग्रेस और इनके साथी राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। एक केजरीवाल जी कहते थे जहां बाबरी थी गिराई गई, वहां अस्पताल और शौचालय बनाओ। अब राम मंदिर के मुद्दे को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दी। मगर भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा करी, एक केजरीवाल भी नहीं गए, राहुल बाबा भी नहीं गए, प्रियंका जी भी नहीं गई। उनको निमंत्रण तो था, क्यों नहीं गए मालूम है आपको? मालूम है? नहीं है ना? मैं बता दूं, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है? दक्षिण दिल्ली वालों, मालूम है कौन है भाई? नहीं भाई, आप लोग उनकी वोट बैंक नहीं हो, रोहिंग्या घुसपैठिए उनकी वोट बैंक है, रोहिंग्या घुसपैठिए उनकी। इनके डर से नहीं गए, मगर हम भाजपा वाले हैं, घुसपैठियों से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने राम मंदिर भी बनाया और औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी मोदी जी ने बना दिया। भाइयों बहनों, ऐसा होने वाला नहीं है। मगर 1 मिनट के लिए सोचो
कि इंडी अलायंस की सरकार बनती है तो उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई जवाब है आपके पास? चलो मैं एक एक कर कर पूछता हूं। अरे सुनो बहना सुनो, एक एक कर कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री? ममता बनर्जी बन सकती है? केजरीवाल वो तो जेल में चले जाएंगे। अखिलेश यादव बन सकते हैं? स्टालिन बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे भाई क्यों हंस पड़े? देखिए मैं इतने बड़े नेता का नाम बोल रहा हूं, आप हंस रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनको पूछा आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है दिल्ली वालों, ये लोग कहते हैं हम 5 साल तक बारी बारी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे राहुल बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का देश है। ये बारी बारी प्रधानमंत्री पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? जोर से बोलो, दे सकता है? देश से आतंकवाद समाप्त कर सकता है? कोरोना के सामने लड़ सकता है? नक्सलवाद समाप्त कर सकता है? सीएए ला सकता है? यूसीसी ला सकता है? भाइयों बहनों, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इस देश को बड़ा अगर कोई बना सकता है तो नरेंद्र मोदी बना सकते हैं, नरेंद्र मोदी। और ये चुनाव जो है, भाइयों बहनों बोलो भारत माता की। ये चुनाव जो है रामवीर विदुड़ी जी को सांसद बनाने का नहीं है। वो तो सांसद बनेंगे ही, मगर उनको सांसद बनाते ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो बताओ दिल्ली वालों क्या फैसला है? रामवीर जी आ गया। रामवीर जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? महान भारत बनाओगे क्या? पूर्ण विकसित भारत बनाओगे क्या? आत्मनिर्भर भारत बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह मतदान करना, गर्मी है, कमल के निशान पर इतना गुस्से से बटन दबाना कि 1 तारीख को केजरीवाल को याद रहे कि तिहाड़ में वापिस जाना है। आप सभी को नमस्कार।